हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कला संस्कृति में स्थापत्य कला के अंतर्गत जो हमने मंदिर शैली की स्थापत्य कला की चर्चा की थी, उसमें आज हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत की एक मिश्रित शैली बेसर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इससे पहले हम नागर मंदिर शैली के बारे में चर्चा कर चुके हैं पूरा। उसके बाद हमने दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मध्य भारत में दोनों प्रकार की नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण विकसित हुआ था, जिसे हम बेसर मंदिर की स्थापत्य कला कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? और इसके सभी पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है ना? यह कहां पर विकसित हुई थी, किन किन शासकों ने इसे विकसित किया था, उन शासकों ने इसमें नई विशेषताएं क्या डाली, उन सभी पक्षों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए और उससे पहले जरूरी काम क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो सभी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी इससे जुड़ सकें। ओके, तो चलिए, सभी लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बेसर मंदिर की स्थापत्य कला। ये आप सामने एक प्रसिद्ध मंदिर, दक्षिण भारत का नहीं बल्कि दक्कन का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इसको आप लोग देख रहे हैं सामने। कला के मामले में ये कितना बेहतरीन चित्र आपको दिखाई दे रहा है, अब आप इसकी कला से समझ सकते हैं और इसकी विशेषताओं से भी। ठीक है ना? तो ये दक्षिण भारत का चिन्नाकेशव मंदिर है, जिसका निर्माण आपके होयसल शासकों ने किया था 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। होयसल शासक थे 12वीं 14वीं शताब्दी में, और होयसलों का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही होयसल हैं जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कभी हराया था और उनके क्षेत्र पर कब्जा किया था। उन्हीं शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, मतलब सभी मंदिरों का नहीं, जो सामने दिखाई दे रहा है उस मंदिर का। अब केवल एक मंदिर की झलक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, किस तरीके से हुई, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये 3 मंदिरों की शैलियों की पूरी एक इमेज सामने रखी हुई है, जिसके माध्यम से आराम से आप इस पूरे मंदिर की शैली के अंतर को समझ सकते हैं। ये आपके उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिर हैं, जिसमें शिखर देखेंगे तो आपके कर्व लिए हुए फमशाना, बल्लभी या रेखीय प्रकार के शिखर हैं। ऊपर आपने अमलक देखा है, ये रहा। ठीक है ना? उसके ऊपर घंट देखा है, ये सारी चीजें हैं। उसके सामने ही एक सोचिए जिसका विमान या शिखर बना हुआ, शिखर युक्त आपका मंडप है, यानी कि यह शिखर युक्त आपका मंडप। ये उत्तर भारत की नागर शैली के बारे में मैंने विस्तार चर्चा आप लोगों से साथ किया था। ओके, अब यहां पर देखेंगे तो इसी के साथ में ये दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है, यानी कि ये पिरामिड नुमा शिखर, पिरामिड नुमा शिखर। ऊपर देखेंगे तो आपका ये स्तूपिका बनी हुई है, एकल पत्थर से बनी हुई। ठीक है ना? नीचे ये सामने देखेंगे तो इनके आपके मंडप है और राजा रानी के मंदिर भी बने हुए हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। ठीक है ना? और ये आपके खुले स्थान पर बने हुए थे, यानी कि इसके नीचे आधार भी था, सब कुछ था, सीढ़ियां भी थी और ये खुले स्थान में बने हुए थे, यानी कि चारों तरफ से कोई चार दीवारी नहीं थी। जबकि दक्षिण भारत के ये जो मंदिर हैं, ये चार दीवारी से बंद हैं। चार दीवारी है, इनमें गोपुरम है, जिसे हम अलग अलग नाम से हम जानते हैं,
कहीं पर आपको राय गोपुरम कहा गया, कहीं गोपुरम कहा गया, कहीं कुछ और भी नाम दिया गया। ये सारी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि इन दोनों की शैली को मिला करके आपकी इस शैली का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं वेशर शैली। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शिखर भी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा है, पिरामिड की तरह तो है, लेकिन आकार में थोड़ा सा छोटा और झुका हुआ शिखर है। ध्यान रखना, ये जो है थोड़ा सा झुका हुआ ढलान युक्त शिखर है। इसका हम कह सकते हैं इसमें ढलान युक्त शिखर कहिए या विमान कहिए। साथ के साथ में इसके चारों तरफ, चार कोनों पर, ये जो कोने हैं, कोनों पर आपके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। छोटे छोटे मंडप कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, ठीक है ना। छोटे मंडप या छोटे मंदिर कह सकते हैं। इन दोनों को बनाया गया और इनकी भी कोई चार दीवारी नहीं है। प्रॉपर तरीके से इनकी कोई चार दीवारी नहीं है। एक तरीके से खुले में है, बिल्कुल आराम से, कोई समस्या नहीं है, खुले में है, आराम से कोई भी आ सकता है, जा सकता है, यह है। तो इन दोनों को मिला करके इस संरचना का निर्माण किया गया। यानी कि इसके आगे मंडप भी हैं, ऐसा नहीं कि मंडप नहीं है, मंडप भी हैं। तो दोनों की संरचनाओं को मिला करके ये बनाए गए। और इसके जो क्षेत्र हैं, ये सारी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां देख सकते हैं कि आपका ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का है। ऊपर ये गुंबद, हल्का सा छोटा सा गुंबद है, ऊपर नीचे ढलान युक्त आपका शिखर है, नीचे पूरा का पूरा एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपके सारे कंसेप्ट हैं। इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो ये नागर और द्रविड़ शैली दोनों की मिश्रित परंपरा है। ध्यान रखना, नागर और द्रविड़ शैली दोनों की मिश्रित श्रृंखला है। दूसरा, इसका जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में है, इसीलिए इसे कर्नाटक शैली भी कहते हैं। पूछा जाता है कर्नाटक शैली के मंदिर कौन से हैं, तो बेसर शैली के मंदिर हैं, ध्यान रखना। और दूसरी बात, यहां एक चीज और ध्यान रखना, कर्नाटक के अलावा ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी पाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, ध्यान रखना। केवल आपके कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी हैं। जैसे मुख्य क्षेत्र तो है ऐहोल है, बादामी है, पट्टडकल भी है, साथ के साथ महाराष्ट्र में एलोरा भी है। एलोरा में भी इसके साक्ष्य, इनके मंदिरों के एविडेंस यहां प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो चार चीजें आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा। कर्नाटक शैली कहते हैं, महाराष्ट्र में भी इसके एविडेंस है, चार क्षेत्र हैं, ऐहोल, बादामी, पट्टडकल और एलोरा, यहां पर ये पाए गए हैं। ध्यान रखना, इनका निर्माण किस किसने करवाया है, ये देखिएगा। चालुक्य शासक, राष्ट्रकूट शासक और होयसल शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है जो आपको समझने के लिए जरूरी है कि यहां पर जो मंदिर मिले हैं, मंदिर आपके हिंदू या कह सकते हैं ब्राह्मण मंदिर तो है ही, ये तो है ही है, साथ साथ यहां पर इस क्षेत्र में जैन मंदिर भी मिले हैं, जैन मंदिर भी निर्मित हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इनकी विशेषता है। तो इस कला में, बेसर शैली के मंदिरों की कला में, हमें हिंदू और ब्राह्मण मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिर भी हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये खास बात ये रही। अब बताते हैं कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को भी जानेंगे। ध्यान रखना, इसी तरीके से हमें ढंग से समझना है कि ये शैली क्या है, ये कहाँ विकसित हुई, इस शैली की खास विशेषता क्या है, इन शैली के मंदिरों के निर्माण जो है किन शासकों ने किया था, ठीक है ना। और इस शैली में जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ साथ इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से, उनका निर्माण किन किन शासकों ने करवाया था। अगर इसको और आप तैयार कर लेंगे, आपका सारा काम हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा। और जो पढ़ना है वो इसी पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी है, इसी पैटर्न पर, कुछ नया नहीं है। देखिए, सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
अगर आप सिलेक्शन के लिए जो जरूरी चीज है वो है आपका सिस्टमेटिक क्रमवार अध्ययन, ठीक ना, लगातार अध्ययन, एक सही रणनीति के साथ अध्ययन और अपने नोट्स खुद बनाते जाना, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा इन 4 चीजों के साथ में। सही स्रोत ये बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, डेफिनेट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और भी है कि जिन लोगों को लगता है कि मुझे अभी क्लास करनी चाहिए, लगता क्या है, अगर मैं कहूं मैं आपकी जगह होता तो मैं बहुत पहले से ही अपनी क्लास स्टार्ट कर चुका होता। तो उन लोगों के लिए जो मार्च के महीने में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मार्च का बैच स्टार्ट हो चुका है 4 मार्च से, यानी कि आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। शाम को 6 बजे वाला बैच है, 6 PM ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसकी फीस, एक्चुअल फीस तो दोस्तों 70,000 रुपए है, लेकिन MK लाइव कोड यूज करने पर इसकी फीस मात्र 24,999 लग जाती है। और इसके माध्यम से आप ध्यान रखना 2025 और 2026 दोनों सालों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स है। यानी कि 2024 में भी तैयारी कराई जाएगी, 2025 में, यानी 2 साल कंप्लीट कोर्स तैयार होगा। उसके माध्यम से आप 2026 का भी एग्जाम दे सकते हैं और 2025 का भी दे सकते हैं। और दे नहीं सकते दोस्तों, बल्कि पास कर सकते हैं जिस रणनीति के साथ हम करा रहे हैं उस रणनीति के तहत। ध्यान रखना, इसमें हम 4 स्टेज में आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। फाउंडेशन, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। यानी कि फाउंडेशन, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराने के बाद सोचिएगा, आपकी प्री के लिए अलग से तैयारी होगी, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जो दिल्ली में हम आपको बुला करके तैयार करवाएंगे, जिसका खर्चा संस्थान उठाएगा, और साक्षात्कार के लिए तो अलग बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना शेड्यूल फिक्स है। इसमें आपको सोचिएगा मेंटर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को, जो पढ़ाई संबंधित है उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास तो मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। करंट अफेयर्स की आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है ना। आपको CSET की क्लास मिलेगी डेली बेसिस पर, CSET की क्लास है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, प्लस डेली आंसर राइटिंग होगा, प्लस आपका वीकली टेस्ट होगा। यानी कि जिस तरीके से आपको सिलेक्शन की जरूरत है, सिलेक्शन के लिए जिन जिन पैरामीटर्स की जरूरत है, कि जिस तरीके से, जिस रणनीति से आप पास कर सकते हैं, हमने उसी रणनीति को फॉलो किया हुआ है। सेम वही रणनीति है, बस आपको हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ना है। और फीस भी कुछ नहीं है, 2 साल क्लास चलेंगी, मात्र 24,999 रुपए, 1,000 रुपए पर मंथ का भी खर्चा नहीं आता प्रॉपर। और घर बैठे बेहतरीन फैकल्टीज के साथ जुड़ेंगे, पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी, मेरी भी मिलेगी और अदर जो मेंटर्स है उनकी भी मिलेगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इस MK लाइव कोड को यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा, और मेरा जो पर्सनल गाइडेंस है वो तो खैर आप, मैं क्या कहूँ, मैं वैसे भी उन लोगों को सभी को गाइड करता हूं जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी मैं करता हूं, लेकिन इसमें मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि आपने मुझ पर भरोसा करके इस बैच को ज्वाइन किया है, तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। अब आते हैं बेसर मंदिर शैली के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जो मैंने आपको लगभग 6 से 7 प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं, इन विशेषताओं को नोट कर लीजिए। यही विशेषताएं आपके प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि बेसर मंदिर शैली की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए सोदाहरण व्याख्या कीजिए, या उदाहरण सहित बेसर मंदिर शैली की स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए। तो ये मेंस में बन जाएगा और प्री में भी, कि भाई बताइए कि मंदिर स्थापत्य कला जो है बेसर शैली की, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 बताइए निम्न में से कौन सा सही है। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये अधिकांश जो मंदिर बने हुए हैं ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, और वो भी कैसे हैं, मुलायम बलुआ पत्थर है मोस्टली, ठीक है ना।
मुलायम बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है इसमें, एक। दूसरा, इसमें जगती का विशेष प्रयोग किया गया, यानी कि जगती बोले तो आधार, यानी कि पहले आधार बनाया गया, आधार के ऊपर आपका क्या बनाया गया है, मंदिर का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं ये रहा, ये जो बेस बनाया गया ये रहा जगती, इसी को कहते हैं बेस जो है। पहले बेस स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके ऊपर फिर आपके मंदिर का निर्माण किया गया है, इसी को जगती कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा, जो गर्भगृह है, यहां पर ध्यान रखना, द्रविड़ शैली और आपकी जो नागर शैली है वहां पर आपके आयताकार या वर्गाकार ही गर्भगृह हुआ करते थे, लेकिन यहां पर वर्गाकार भी हैं, आयताकार भी हैं, तारे के आकार के भी हैं और अर्धगोलाकार भी गर्भगृह हैं। यानी कि गर्भगृह आपका वर्गाकार भी है, ठीक है ना, तारे के आकार का भी है, इस तरीके का ये भी है, और अर्धगोलाकार भी है, इस तरीके से ये रहे। इस तरीके से ये आपके निर्मित भी हैं। इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये देखेंगे तो ये रहा आपका अर्धगोलाकार मंदिर का दुर्गा मंदिर, चालुक्य शासकों ने बनवाया था। ये रहा अर्धगोलाकार, ये मंदिर है, ऊपर का हिस्सा टूट गया है लेकिन ये अर्धगोलाकार है, ठीक है ना। इसी में और देखेंगे तो आप एक चीज और देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, ये आपका हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक हलेबीड का। ये आपके स्टार की शेप में बनाया गया, ये रहा, ये देखेंगे नीचे ये बनाया गया है। और ये देखिएगा, ये तो आपका चिन्ना केशव मंदिर है ही, ये स्टार की शेप में ये भी बनाया गया है, ये रहा आपका। ये सब जगती जो बनी हुई है वो आपके इसी तरह है, और अन्य इस मंदिर भी उसी तरीके का, गर्भगृह भी उसी तरीके का है, उसी पैटर्न पर बनाया गया है ये भी, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हो गए, आयताकार भी है, सारी चीजें भी हैं, और वर्गाकार तो सामान्य तरीके से है ही। ये देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल वर्गाकार है, ये रहा आपका कौन सा है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये चीजें हैं। चार दीवारी और प्रदक्षिणा पथ, यहां पर इसका अभाव है, ये चौथी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि यहां पर कोई चार दीवारी नहीं है, और प्रदक्षिणा पथ का भी कुछ मंदिरों में अभाव है। कुछ मंदिरों में आप बाहर से चक्कर लगा सकते हैं, जबकि प्रदक्षिणा पथ आपके द्रविड़ शैली में और नागर शैली में दोनों जगह पर है। नागर शैली में विशेष तौर पर प्रदक्षिणा पथ है, जहां पर आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज देखेंगे, पांचवा पॉइंट जो है, स्तंभ युक्त मंडप। मंडप जो हैं वो पिलर बेस्ड हैं, स्तंभ युक्त बनाए गए हैं। ये आपकी द्रविड़ शैली की विशेषता थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बजने वाले, संगीत वाले स्तंभ बने हुए थे, मंडप बने हुए थे, उसी तरीके के यहां पर भी हैं। और जो विमान है वो कैसा है, ढलान युक्त है, ढलान युक्त विमान है, ये देखेंगे तो ये रहा ढलान युक्त, ये इनकी विशेषताएं। तो ये 6 प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, इनको आराम से याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं कि किस किस समय में किन किन शासकों ने यहां पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा सारी चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपका इन सारी चीजों से बाहर कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम चालुक्य के मंदिर, जिन्होंने बेसर मंदिर की शैली का विकास किया था। इन्होंने, चालुक्यों ने बेसर मंदिर शैली का विकास किया। कहां पर, चालुक्य का जो वो क्षेत्र है वो ऐहोल है, पट्टडकल है। इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहां है, ऐहोल, पट्टडकल, यहां पर भी है, ठीक है ना। ये आपके बनाए गए हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। इनमें देखेंगे
तो आपके जो इनके समय के जो मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो है ये आपका लाड़ खान मंदिर, लाड़ खां का मंदिर, ये रहा। नाम लाड़ खान है लेकिन मंदिर शिव जी का है, ये शिव मंदिर है। ये कौन सा है? शिव मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है लाड़ खान, ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे तो दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर, ये देखिएगा विरूपाक्ष, ये रहे। एक विरूपाक्ष मंदिर आपके विजयनगर में भी मिला था, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक विरूपाक्ष मंदिर आपका यहां पर है हलेबीड का, ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर। इसके अलावा अन्य मंदिर हैं, पापनाथ मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, ठीक है ना, पापनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, ये रहे। ये सभी के सभी मंदिर इन लोगों ने बनवाए थे, चालुक्यों ने, ठीक है ना। इनके अन्य उदाहरण देखना चाहें तो ये रहा। एक भूतनाथ मंदिर की पूरी एक श्रृंखला है, देखिएगा। यही आपका ढलान युक्त तो ये मंडप, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर बना हुआ सेम उसी पैटर्न पर, एक झील के किनारे है, आराम से जगती बनी हुई है, इस अलग अलग तरीके से ये बना हुआ है। ये दुर्गा मंदिर है आपका अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार शेप में बना हुआ दुर्गा मंदिर है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये चालुक्यों के समय के बने हुए बेसर शैली के मंदिर है। विशेषताएं वही हैं जो कॉमन चालुक्य बेसर शैली के मंदिरों की हैं, सारी विशेषताएं उसी तरीके से हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं तो राष्ट्रकूट मंदिर आते हैं। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों के बाद इन मंदिरों का निर्माण करवाया, चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट मंदिरों की खास बात क्या है? राष्ट्रकूट मंदिर जो हैं, ध्यान रखना, जो इसकी खास बात है वो ये है कि इन्होंने पहाड़ों को काट करके मंदिर बनवाए, पहाड़ काट कर मंदिरों का निर्माण करवाया, पहाड़ों को काट करके। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एकाश्म पत्थर के मंदिर जैसे हैं। फिर से शैली वही है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये रहा। पूरा का पूरा इसका व्यू देखेंगे तो ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर, यहां से एंट्री होती है और पूरा पहाड़ काट करके ही इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। और इसका शिखर देखना चाहें तो ये रहा शिखर, छोटा शिखर है। ध्यान रखना, द्रविड़ शैली और नागर शैली के मंदिरों से छोटे शिखर होते हैं, ढलान युक्त होते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। डेकोरेट तो है ही है, सारी चीजें हैं। ये इनको और ध्यान रखिएगा, ये रहे। और इनमें ध्यान रखिएगा, इनके चारों तरफ, ये चारों कोने पर आपके अलग अलग छोटे छोटे मंदिर और छोटे छोटे गर्भगृह और बनाए गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके छोटे छोटे गर्भगृह या मंडपों का निर्माण किया गया है कोनों पर, ये रहे। पूरा का पूरा एक तरफ से पहाड़ काट करके, पहाड़ को ही छील करके उन्होंने मंदिर बना दिया है। कभी मौका मिले तो देखिएगा यार। हकीकत में कला संस्कृति पढ़ने से ये चीज तो पता चल रही है कि आकर्षण है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक कला विकसित हुई थी, और उस समय कोई टेक्नोलॉजिकली बहुत चीजें नहीं थी, और फिर भी लोगों ने अपनी कला का नमूना जो दिखाया है, आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है। आज मशीनों से, डिजाइन से, कंप्यूटर की डिजाइन से सारी चीजें बनाई जाती हैं। उस समय ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई कुछ भी था, लेकिन एक एक सूत का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से उसी तरीके से सारी चीज बनाई गई, उनमें एक एक सूत का डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कैलोरा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये देखिएगा। पूरा यहां से इस तरीके से ये पहाड़ काटा गया, पहाड़ के अंदर ही पूरा का पूरा इस मंदिर का निर्माण किया गया। आराम से आप एंट्री करिए यहां से, और कोई विशाल है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत विशाल मंदिर है ये।
आप सोच रहे हो कि कोई छोटा मोटी पहाड़ी काट के बना दिया गया होगा? जी नहीं, पूरा पहाड़ काट करके पहाड़ के अंदर पूरा ऊपर से नीचे बैठ करके पूरा डिजाइन बनाकर किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल बनाया गया हो, सारी चीजें की गई हो कि ऊपर नीचे अंदर बाहर कितना पत्थर कैसा लगेगा, किस तरीके से बनेगा, पूरा उसी स्ट्रक्चर का है। आगे इनमें देखिए मंडप भी है, ये शिखर भी है, ठीक है ना। ये आपका मंडप है, ये अर्ध मंडप है, ये आपकी सीढ़ियां जगती है, ये क्या है आपकी जगती, ये रही बेस है, आराम से चढ़िए उसके बाद जाइए अंदर। ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। क्लियर हो गया? ये रहा। इसके बाद आते हैं हम लोग होयसल मंदिर में। होयसल शासकों ने इसका निर्माण करवाया, इन्होंने करवाया मूलतः कर्नाटक में। कर्नाटक में बेसिकली हलेबीड जगह है, ठीक है ना, बेल्लूर है, बेल्लूर में हलेबीड में मुख्यतः इन्होंने इसका निर्माण करवाया। इन्होंने ध्यान रखना अन्य अन्य की तुलना में ज्यादा मुलायम पत्थर का इस्तेमाल किया, मुलायम पत्थर का ज्यादा प्रयोग, ठीक है ना। एक दूसरा इन्होंने खास बात एक और भी की, इन्होंने जगती का विशेष तौर पर उपयोग किया है, जगती का विशेष उपयोग। और विशेष उपयोग में जगती भी कैसी, ध्यान रखना, इन्होंने बनाई है आपकी ताराकार या चक्राकार। ये रही जो जगती का निर्माण किया गया है, ये इनकी विशेषता है, उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है। बलुआ पत्थर, ठीक है ना। एक काम किया। तीसरा, इन्होंने इनके मंदिर, मुख्य मंदिर के यानी कि कह सकते हैं गर्भगृह के चारों ओर मंडप निर्माण करवाया है, चारों ओर मंडप का निर्माण करवाया गया है। चारों ओर मंडप कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं गर्भगृह, छोटे छोटे गर्भगृह विशेष तौर पर। बाकी अन्य शासकों ने भी करवाया, लेकिन इनकी तो विशेषता है, वो चारों तरफ 1 2 3 4 5 इस तरीके से हर जगह पर। ये भी गर्भगृह है, ये भी गर्भगृह है, यहां पर भी गर्भगृह है, इसके आधार पीछे भी गर्भगृह है। मुख्य मंदिर ये रहा जो ऊंचा सा है। इस तरीके से विशेष तौर पर इन्होंने गर्भगृह का निर्माण करवाया है, ये इनकी विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और खास बात क्या है, एक और भी चीज है, इन्होंने मंदिरों को मूर्तियों से अलंकृत करवाया है, मूर्तियां लगा करके इसका अलंकरण करवाया गया है। ये और खास बात है इनकी, तो इनको आप देख सकते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीड कर्नाटक का। होयसलेश्वर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका सोमनाथपुर का केशव मंदिर, ये रहा, और इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ये केशव मंदिर है आपका, एंट्री यहां से, ये आपका जैसे सोचिएगा, ये इस तरीके से 4 अलग अलग कोनों पर बना हुआ, चक्राकार या वर्ग आयतम स्टार के आकार का, ताराकार में ये बना हुआ है। और ये इनका देखिएगा चारों तरफ, मुख्य मंदिर बीच में, चारों तरफ इसके आपके क्या बने हुए हैं, गर्भगृह, यानी कि ये भी गर्भगृह हैं। ये रहे इनका एग्जाम्पल, आराम से देखिएगा। देखिए मैं ये सीन क्यों लगाता हूं, चित्र क्यों लगाता हूं, मैं चाहता तो हाथ से लिख करके पढ़ा देता, लेकिन इनके लगाने का मतलब था कि आप इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख करके समझें और दिमाग में चित्र को सेट कर लें। उसके बाद चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी कि कौन से मंदिर किन शासकों ने निर्मित करवाए थे, उनका आकार कैसा था, किस तरह की शेप थी। कभी मौका मिला दक्षिण भारत जाने का तो कम से कम इन सारी चीजों को आप याद तो रखोगे कि हाँ ये उनके समय का था, ऐसा था, ठीक है ना। ये है आपका चिन्ना केशव मंदिर, ये रहा उसी तरीके का। वो सोमनाथपुर का केशव मंदिर है, ये चिन्ना केशव मंदिर है। बेल्लूर का, ये बेल्लूर का है, बेल्लूर का,
चिन्ना केशव मंदिर, ये भी उसी तरीके के जगती पर बनाया गया, जिसका एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है। तो ये सभी के सभी आपके मंदिर हैं आपके बेसर शैली के, तीनों शासकों के, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपके हिंदू मंदिरों का ही निर्माण किया गया इस तरह की शैली में। आइए इसमें बेसर शैली में कुछ जैन मंदिर भी बनाए गए हैं बेसर शैली में। एक है मेगुती का जैन मंदिर, ये रहा आपका, ऐहोल में है, और इसी जैन मंदिर पर ही ऐहोल का अभिलेख है पुलकेशिन सेकंड का। ये तो आपने नाम सुना होगा, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख वो यही है, यहीं पर ये रहा, इसी मंदिर पर लिखा हुआ है, जैन मंदिर के ऊपर इस पर लिखा हुआ है पुलकेशिन का सेकंड का ऐहोल अभिलेख, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट को मैंने हराया था। यही है मेगुती का जैन टेम्पल, और अंदर जैन तीर्थंकर की अपनी एक मूर्ति रखी हुई है, सारी चीजें हैं। ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, ठीक है ना, याद रहेगा। और इसके साथ में एक मंदिर और भी है, वो है बादामी का मंदिर, बादामी का जैन मंदिर, वहां पर भी मिला है इसी पीरियड का, वहां पर भी इसी पीरियड का एक मंदिर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये सभी मंदिरों की शैली, मंदिरों की विशेषताएं, मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपका सारा क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। अब इतिहास रह गया है तो इतिहास को आराम से पढ़ते रहिएगा। कला संस्कृति में आपकी ऐसी करा दूंगा, कभी आपको इससे बाहर कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब प्री और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाएगा। बस आप लोग प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाते चलिए, कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस शैली को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग अब एंटर करेंगे मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला के बारे में, उसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास होगी मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मेल आईडी है, इससे बहुत कुछ मिलता है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली में, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, मैं करंट अफेयर्स के आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के हिंदी में, जो कि हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता, उनके आर्टिकल मैं सेंड कर रहा हूं, उनके जो इमेज है कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूं, साथ के साथ इसकी पीपीटी भी आपको मिल जाती है। तो को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिए उसको भी, वो भी ज्वाइन करें। लेकिन स्टडी IQ ऐप से कुछ भी कोर्स आप परचेज करते हैं, कुछ भी बुक्स परचेज करते हैं, ऑप्शनल परचेज करते हैं, तो MK लाइव कोड को लगाना मत भूलिएगा, ध्यान रखना। इससे डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। और ये टेलीग्राम चैनल का बार कोड है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आप लोगों से। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।